हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 26 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफ़ी ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विमेंस ब्रिटिश ओपन 2020 गोल्फ टूर्नामेंट को इस बार किसके द्वारा जीता गया है? तो विमेंस ब्रिटिश ओपन 2020 गोल्फ टूर्नामेंट को इस बार सोफिया पोपोव के द्वारा जीता गया है। ये हैं सोफिया पोपोव। देखिए, जर्मनी की फर्स्ट फीमेल प्लेयर हैं जिनके द्वारा विमेंस ब्रिटिश ओपन 2020 को जीता गया है। आज तक जर्मनी की किसी भी फीमेल प्लेयर द्वारा ये कॉम्पिटिशन नहीं जीता गया है। फाइनल में जो सोफिया पोपोव हैं उन्होंने थाईलैंड की जैस्मिन को हरा दिया है। तो याद रखिएगा, इस बार का विमेंस ब्रिटिश ओपन 2020 गोल्फ टूर्नामेंट सोफिया पोपोव के द्वारा जीता गया है, जो कि जर्मनी की फर्स्ट फीमेल गोल्फर हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल फिनांस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्ट्रक्चरल फिनांस और पार्शियल गारंटी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है नाबार्ड द्वारा। नाबार्ड द्वारा ये प्रोग्राम नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फिनांस इंस्टीट्यूशन के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, देखिए, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फिनांस इंस्टीट्यूशन को नाबार्ड द्वारा डेडिकेटेड डेट और क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की जाएगी इसके तहत। तो आप रखिएगा, क्योंकि कोविड-19 चल रहा था तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इसकी वजह से। इसीलिए नाबार्ड ने स्ट्रक्चरल फिनांस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। अच्छा, नाबार्ड ने ये प्रोग्राम किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो 2 कंपनी हैं, विवरित कैपिटल और उजीवन स्मॉल फिनांस बैंक के साथ मिलकर नाबार्ड ने स्ट्रक्चरल फिनांस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, देखिए, बी शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर 1981 में नाबार्ड एक्ट पास हुआ था। उसी के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन कौन है इसके? गोविंदा राजलू चिंतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई IAF मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो माई IAF मोबाइल ऐप को RKS भदौरिया जी ने लॉन्च कर दिया है। माई IAF मतलब मेरा इंडियन एयरफोर्स। ये मोबाइल ऐप RKS भदौरिया द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या है, इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइनिंग से लेकर उसकी सैलरी, पर्क, फैसिलिटीज सबकी जानकारी इस मोबाइल ऐप पे होगी। तो इंडियन एयरफोर्स के विषय में सारी जानकारी इस मोबाइल ऐप पे आप हासिल कर सकते हैं। इसको रिसेंटली वर्तमान इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया जी ने लॉन्च कर दिया है। इसको बनाया किसने है? तो सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में स्थित है, उसके द्वारा इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया है। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की, तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका वायु भवन नई दिल्ली में। वर्तमान में जो 26th इंडियन एयरफोर्स चीफ उनका नाम है RKS भदौरिया और इसका मोटो क्या है? नभः स्प्रथम दीप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए किस इंटरनेशनल बॉडी के साथ पार्टनरशिप की है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। ये जो पार्टनरशिप हुई है इसके तहत जो AIIB है वो इंडियन गवर्नमेंट को 500 मिलियन $500 मिलियन का लोन प्रोवाइड करेगा, जिसके तहत मुंबई में अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, मुंबई में जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है मोस्टली मुंबई लोकल द्वारा जो है रन किया जाता है। इसीलिए ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें 4 बॉडीज शामिल हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरी AIIB, तीसरी है आपकी मुंबई रेल कॉरपोरेशन, उसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो होगी ही होगी। बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, 2016 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और कुछ दिन पहले ही इसके प्रेसिडेंट दोबारा अगले 5 वर्ष के लिए बन गए हैं, जिन लीक्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को कितने और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो मोटर व्हीकल के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके ड्राइविंग लाइसेंस हुआ चाहे उसका पॉल्यूशन हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को अगले 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब आपके मोटर व्हीकल्स डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड रहेगी। पहले कब तक थी? सितंबर 2020 तक वैलिड थी। अब इसको 3 महीने और बढ़ा दिया गया है, तो दिसंबर 2020 तक आपके मोटर व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी वैलिड रहेगी। देखिए, जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में पास हुआ था उसके द्वारा मोटर व्हीकल रूल 1989 में बनाए गए थे।
इन दोनों को साथ में रख के ये डिसीजन लिया गया है कि दिसंबर 2020 तक आपके मोटर व्हीकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी जाएगी। लेकिन सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया गया है जिनकी एक्सपायरी डेट 1 फरवरी 2020 या उसके बाद की है, उसके पहले वाले की नहीं। तो आप इतना याद रखिएगा। इस समय हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है? नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी से याद आया कि कुछ दिन पहले ही जो नेशनल हाईवेज हैं वहाँ पर ग्रीनरी यानी हरियाली की निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए एक हरित पथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगेज सैनिटेशन और रैपिंग मशीन को इंट्रोड्यूस करने वाला इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो बैगेज सैनिटेशन और रैपिंग मशीन को इंट्रोड्यूस करने वाला इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने रिसेंटली बैगेज सैनिटेशन और रैपिंग मशीन इंट्रोड्यूस कर दी है। इसमें क्या होगा, आप अपना लगेज जो है इसमें डाल देंगे, चारों तरफ से यानी 360 डिग्री आपका सैनिटाइजेशन हो जाएगा सारे लगेज का। इसमें अल्ट्रा वायलेट जो सी रेज होती हैं उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है बैगेज सैनिटेशन के लिए। तो इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, इसने बैगेज सैनिटेशन और रैपिंग मशीन इंट्रोड्यूस कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने एनुअल टर्नओवर वाली कंपनीज को जीएसटी से एग्जेम्प्टेड किया गया है? तो रिसेंटली हमारी फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है कि 40 लाख के एनुअल टर्नओवर वाली कंपनीज को अब जीएसटी फाइल नहीं करना पड़ेगा, यानी उनको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। तो जिन भी कंपनीज का एनुअल टर्नओवर 40 लाख या उससे कम होगा उनको अब जीएसटी नहीं फाइल करना होगा। पहले ये लिमिट जो है 20 लाख थी। कोरोना वायरस क्राइसिस को देखते हुए डिसीजन लिया है फिनांस मिनिस्टर ने। उसके अलावा मैं बता दूं, जो कंपोजिट स्कीम है 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ एनुअल टर्नओवर वाली कंपनीज के लिए लॉन्च की गई थी कंपोजिशन स्कीम। इसमें क्या होता है, आपको 1% टैक्स पे करना होता है, यानी कि बार बार आपको 5% 12% इसके हिसाब से बाइफरकेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका 1.5 करोड़ तक आपका एनुअल टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाइए, शामिल हो जाइए, और आपको 1% क्वार्टरली के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी ने यह भी घोषणा की है कि अब 50 करोड़ तक के एनुअल टर्नओवर वाली कंपनी ऑनलाइन ही फिल कर सकती है अपना जीएसटी रिटर्न। तो आप याद रखिएगा। वैसे जीएसटी कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो संविधान के आर्टिकल 279A से जीएसटी रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग किस कंट्री के साथ अटेंड की है? तो रिसेंटली इंडिया ने उज्बेकिस्तान के साथ फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग अटेंड की है, यानी कि फर्स्ट इंडिया उज्बेकिस्तान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है? जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं, क्या नाम है उनका? वी मुरलीधरन ने फर्स्ट इंडिया उज्बेकिस्तान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। देखिए, इस मीटिंग में जो लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट होते हैं, साथ ही साथ बायलैटरल ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के विषय में डिस्कशन किया गया है दोनों कंट्रीज के बीच में। बात करते हैं उज्बेकिस्तान की, तो ये है उज्बेकिस्तान। कैपिटल क्या है इसकी? ताशकंद। करेंसी क्या है? SOM, सोम इसकी करेंसी है, और इसके प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जियोयेव। तो रिसेंटली फर्स्ट इंडिया उज्बेकिस्तान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, इसमें हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वी मुरलीधरन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UEFA चैंपियनशिप लीग 2019-20 को इस बार किस फुटबॉल क्लब द्वारा जीता गया है? तो इस बार की UEFA चैंपियनशिप लीग को बेयर्न म्यूनिख के फुटबॉल क्लब ने जीता है। म्यूनिख जर्मनी का शहर है, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये फुटबॉल क्लब जर्मनी का होगा। रिसेंटली पोलैंड के लिस्बन में फाइनल मैच हुआ था UEFA चैंपियन लीग का। उसमें बेयर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट को हरा दिया। और ख़ास बात क्या है, इस बार पहली बार ऐसा टूर्नामेंट हुआ है जब किसी टीम ने एक भी मैच हारा नहीं है। तो बेयर्न म्यूनिख ऐसी पहली टीम हो गई है इसने UEFA चैंपियनशिप लीग में एक भी मैच नहीं हारा है। तो आप ये भी याद रखिएगा। तो बेयर्न म्यूनिख ने इस बार का UEFA चैंपियनशिप लीग जीत लिया है। 6वीं बार ये चैंपियनशिप लीग ही जीती गई है बेयर्न म्यूनिख द्वारा। सबसे ज़्यादा बार जो ये UEFA चैंपियनशिप लीग है इसको जीता है रियल मैड्रिड ने। UEFA मतलब यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीलिमिटेशन कमीशन का न्यू ऑफिस किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया?
तो रिसेंटली जो डीलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग होता है उसके नए ऑफिस का प्रीमाइसेस न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। न्यू दिल्ली में कहाँ? अशोका होटल, आप सबने सुना होगा, अशोका होटल नई दिल्ली में है। वहीं पर परिसीमन आयोग का नया ऑफिस, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। आप देख पा रहे हैं इनॉग्रेशन किसने किया है? जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसकी चेयरमैन इस समय कौन है? जस्टिस रंजना देसाई, जस्टिस रंजना देसाई, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है इसको कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करता है। इस समय जस्टिस रंजना देसाई ये डीलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस क्रिकेटर कैमरॉन वाइट ने रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दिया अपना रिटायरमेंट। आप बताना है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो कैमरॉन वाइट सभी को पता होगा, ये ऑस्ट्रेलिया के फेमस क्रिकेटर हैं। ये हैं कैमरॉन वाइट, इन्होंने ही अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर रह चुके हैं। तो आप देखिएगा, देखिए आप क्रिकेट की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, कल आईसीसी ने 2020 आईसीसी हॉल ऑफ फेम खिलाड़ियों की घोषणा की थी। इस बार आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। एक है आपके साउथ अफ्रीका से, उनका नाम है जैक्स कॉलिस। दूसरी है आपकी ऑस्ट्रेलिया से, उनका नाम है लिसा स्थॉलेकर। और तीसरे हैं आपके पाकिस्तान से जहीर अब्बास। तो इस बार के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक कैंसर बुक किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो गैस्ट्रिक कैंसर बुक कैंसर पर आधारित एक बुक है, इसको हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह द्वारा रिलीज कर दिया गया है। तो गैस्ट्रिक कैंसर बुक हमारे जितेंद्र सिंह जी ने रिलीज कर दी है। अच्छा, इस बुक को लिखा किसने है? डॉक्टर अशोक वैद्य। डॉक्टर अशोक वैद्य जी ने गैस्ट्रिक कैंसर बुक को लिखा है। डॉक्टर अशोक वैद्य जी को 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब? 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। देखिए ये इनकी जो ये बुक है गैस्ट्रिक कैंसर, इसको स्प्रिंजर हेल्थ केयर एजुकेशन प्रेस द्वारा पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम आर्मी 2020 को किस कंट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो इस बार के इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम, इसका नाम है आर्मी 2020। इसको रशिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। रशिया द्वारा मॉस्को में जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इस बार के इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका नाम है आर्मी 2020। ये जो है 6th एडिशन है इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम का। इंडिया का जो पवेलियन था, ये आर्मी 2020 फोरम के दौरान इंडिया का पवेलियन था, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो रशिया में जो हमारे इंडिया के एम्बेसडर हैं डी.बी. वेंकटेश वर्मा, क्या? डी.बी. वेंकटेश वर्मा, और डिफेंस मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी हैं राजकुमार जी, इनके द्वारा आर्मी 2020 में इंडिया के पवेलियन का इनॉग्रेशन किया गया। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बार आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम को होस्ट किया है। बात करते हैं रशिया, तो ये है मैप में रशिया। कैपिटल आप सभी को पता है मॉस्को है इसकी। करेंसी क्या है? रूबल। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, अब 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। रशिया का जो लोअर हाउस है यानी लोकसभा वहाँ की, तो उसको ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने 108 यानी 108 मॉडल कल्चरल स्कूल स्थापित करने का अनाउंसमेंट किया है? रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 108 सांस्कृतिक कल्चर स्कूल स्थापित करेगी। तो 108 मॉडल कल्चरल स्कूल हरियाणा में स्थापित किए जाएंगे। आप याद रखिएगा, ये जो 108 स्कूल स्थापित किए जाएंगे इनका मेन फोकस होगा हरियाणा के कल्चर को प्रमोट करना। देखिए हरियाणा की बात करते हैं तो ये है मैप में हरियाणा। इस समय चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडिया में पहली बार ग्रीनरी यानी हरियाली को इम्प्रूव करने के लिए एरियल सीडिंग टेक्निक को अप्रूव किया गया था हरियाणा के द्वारा। उसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट ने वन टाइम लोन सेटलमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, समाधान से विकास। तो आप जरूर याद रखिएगा, हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, इनको कोरोना हो गया है। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइम्प करने का अनाउंसमेंट किया है? रिसेंटली श्रीलंका ने अनाउंस किया है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइम्प कर देगी। देखिए श्रीलंका का कहना है कि जो इनका वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान, उसमें राष्ट्रपति को असीम शक्तियां दी गई हैं। अब ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को यानी संविधान को रिवैम्प करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा? ये लोग संसद को यानी राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती करेंगे और संसद को और ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। तो आप देखिएगा, श्रीलंका ने घोषणा की है कि वो अपने संविधान को दोबारा बनाएगी। बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं। एक है आपकी कोलंबो, जो आप सभी को पता है, दूसरी है
श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। करेंसी क्या है श्रीलंका की? श्रीलंकन रुपीज। कुछ दिन पहले ही श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं महिंदा राजपक्षा, और प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका के? गोटाबाया राजपक्षा। जब भी श्रीलंका की बात करूं तो आप याद रखिएगा श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाक बे है, PALK, पाक जल डमरू मध्य। नया क्वेश्चन देखते हैं। एग्री कमोडिटी प्रोसेसिंग के लिए किसने AFC इंडिया लिमिटेड और NCUI के साथ पार्टनरशिप की है? रिसेंटली एपिडा ने एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बेहतर प्रोसेसिंग के लिए AFC इंडिया लिमिटेड और NCUI मतलब नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। इसमें क्या होगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो है प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर कमोडिटीज का, उसमें कई बार इंटरनेशनल मार्केट में फॉल्ट निकाल जाता है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे वो एक्सपोर्ट क्वालिटी इंश्योर कर पाएंगे। इसीलिए एपिडा ने AFC इंडिया लिमिटेड और NCUI यानी नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर ली है। बात करते हैं एपिडा की। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत कार्य करता है। 1986 में एपिडा की स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन है हमारा, इंडिया का फर्स्ट एवर स्टेट कौन बन गया है जो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो इंडिया का पहला स्टेट बन गया है केरल, जो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा है। अभी तक नेशनल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। केरल में इसको किस नाम से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो थुम्बी, THUMBI, थुम्बी महोत्सवम 2020 के नाम से इसको केरल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। केरल गवर्नमेंट और WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर साथ में मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आप देखिएगा ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल पहली बार केरल द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बात करते हैं केरल की, तो ये है मैप में केरल। कैपिटल आप सभी को पता है। CM कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कभी भी केरल का नाम आए तो आप देखिएगा इंडिया की लॉन्गेस्ट रामसर साइट वेम्बनाड लेक केरल में ही स्थित है। उसके अलावा पेरियार टाइगर रिजर्व और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRI यूनिफाइड यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन यूनिफाइड पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NRI यूनिफाइड पोर्टल को लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। रिसेंटली यूपी में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, साथ ही साथ जो यूपी के लोग अब्रॉड में रहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए और अब्रॉड जाने वाले यूपी के लोगों की हेल्प करने के लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। तो आप देखिएगा यूपी के CM जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने NRI यूनिफाइड पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। यूपी की बात करें तो ये है मैप में यूपी। क्यों चर्चा में है इस समय? क्योंकि जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट के लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा इजराइल के साथ पार्टनरशिप की है। किसके साथ? इजराइल के साथ। उसके अलावा देश में पहली बार वर्चुअल अदालतें यूपी में ही ऑर्गेनाइज की गई हैं। आप इतना याद रखिएगा। CM मैंने आपको बता दिया योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये जो है MP की भी गवर्नर है, तो आप ही याद रखिएगा। एकमात्र नेशनल पार्क है यूपी में जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, और यूपी की जो कैपिटल है लखनऊ वो गोमती नदी के तट पर है। आप याद रखिएगा गोमती नदी। ये है प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन और ये है आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।